राष्ट्रीय मानव विकास दल ने पिछले कई महीनों के प्रयास के बाद आज श्रीमती राजबाला जांगड़ा, पत्नी श्री जोगेंद्र सिंह जांगड़ा, वार्ड नंबर 10, इनको हम लोग अपने संगठन का उम्मीदवार घोषित करते हैं। क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल है। आज ऐसे लोग भी चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारी मुकर्रर कर रहे हैं जिनकी संख्या अगर हरियाणा के आंकड़ों पर नज़र डालें 4-5% से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो इस प्रदेश के लोकतांत्रिक शक्ति का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्यों ना हम उस समाज से नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए नामांकित करें। ये जो आज लोग जिनके चेहरे आप कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सभी लोग अतीत में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व अन्य दलों के कार्यकर्ता रहे हैं। जब सभी राजनीतिक दलों द्वारा हमारे हितों को नकार दिया गया, हित देने की बजाय केवल हम लोगों को, हमारे समाज को एक वोट डालने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तब हम लोगों ने मजबूर होकर इस राजनीति के कीचड़ में पजामा निकालकर इस कीचड़ को साफ करने का निर्णय लिया। सभी दल जो चेयरमैन के पद के लिए जो लोग उम्मीदवार हैं, सभी लोगों ने अपना अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया कि यदि हमारा उम्मीदवार चयन होता है तो हम इस तरह का कार्य करेंगे। 2-4 बातें मैं भी बता देता हूँ। जींद नगर परिषद में सफाई का ठेका 7 लाख से शुरू हुआ था, जिसकी कीमत आज 78 लाख मासिक तक पहुंच चुकी है। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसके बावजूद भी शहर में सफाई नाम की चीज़ नहीं है। यदि हमारा चेयरमैन चुना जाता है, सबसे पहले हम इस ठेका प्रथा को ख़त्म करेंगे। हम इस समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारी वर्ग को पेरोल पर सफाई कर्मचारी अपॉइंट करेंगे। आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता से फीडबैक लेंगे और यदि फीडबैक पॉजिटिव रहा तो इस जींद के अंदर हम ठेका प्रथा दूर करेंगे। जैसा कि आप सभी छायाकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी मेरे साथी जानते हैं, तो जींद के पोल्यूशन की काउंटिंग करें तो जींद हमेशा देश के पहले 20 शहरों में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। यदि हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है, हम आपके माध्यम से शहर की जनता से वायदा करते हैं कि हम शहर के मुख्य चौकों पर इस तरह के टावर लगाएंगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स गैस को अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे और ऑक्सीजन को जनरेट करेंगे। हम इस तरह के टावर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, ये जींद की 63% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जींद नगर परिषद की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है और वो अपने चेयरमैन का इंतजार कर रहे हैं। यदि हमारा चेयरमैन चुना गया तो नगर परिषद की दुकान में 60% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों को आवंटित की जाएगी और 40% अन्य श्रेणियों में इसको आवंटन किया जाएगा।
जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से जींद के अंदर सड़कों को तोड़कर पीवीसी पेवर से बनाया जा रहा है। पीवीसी पेवर को जो बनाने वाले इंजीनियर है शायद उनको खुद नहीं पता कि जब 45 डिग्री टेम्परेचर की धूप पेवर से टकराती है तो रिफ्रेक्ट होकर वापस दीवारों से टकराती है या दूसरी जगह से टकराती है, जिससे शहर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ा रहता है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से ये भी बताना चाहूँगा कि जींद के अंदर ही नहीं बल्कि सारे देश के अंदर प्लास्टिक एक समस्या बना हुआ है। हम प्लास्टिक जनित थैलियाँ, प्लास्टिक जनित मटीरियल, उनकी कतरन बनाकर उसमें दूसरा मटीरियल लगाकर शहर की सभी सड़कों पर, चाहे वो सीमेंट है या सीमेंट के पेवर लगे हैं, इन सब के ऊपर हम 15 mm की लेयर बनाएंगे। और जब लेयर इन सड़कों के ऊपर लग जाएगी तो ये बात मुझे कहते हुए बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि हीट का रिफ्लेक्शन खत्म। यदि भविष्य में हम लोगों को ब्लॉक भी इस्तेमाल करना पड़ा, हम कंक्रीट का ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम मिट्टी के बनाए ब्लॉकों से गलियां बनाएंगे। क्योंकि आप सभी पत्रकार महोदय इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मिट्टी के अंदर हीट को ऑब्जर्व करने की अलग से ताकत होती है। हम इस तरह की व्यवस्था इस शहर में लागू करने का प्रयास करेंगे। शहर के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास की जिन जातियों के पास आज तक भी हमारी काबिल सरकारों ने धर्मशाला बनाने के लिए जगह नहीं मिली हुई है, यदि हमारा चेयरमैन चुनाव जीत जाता है, हम उन सभी छोटी छोटी जातियों को न केवल धर्मशाला बनाने के लिए ज़मीन का आवंटन करेंगे, बल्कि उसके लिए धन मुहैया कराने का भी काम करेंगे। जींद के अंदर 1500 लोग सब्जी और फ्रूट की रेडी लगाने का काम करते हैं। हमारे पुलिस के कर्मचारी न केवल उनको भद्दी गालियां देते हैं, फ्री में सब्जी खाते हैं, फ्री में फल खाते हैं। हम इन 1500 लोगों के लिए जींद के अंदर रेडी मार्केट बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी मजदूर पे कोई पुलिस का अधिकारी बल प्रयोग करे और उसका सामान फ्री में खाए। ये हमारे लोकतंत्र की मर्यादा में ये नहीं आता। हम लोकतंत्र का मतलब ये बता देना चाहते हैं, लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि आखिरी लाइन में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक लोकतंत्र का लाभ पहुँचे। हम केवल घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जींद के अंदर 4000 ऑटो चलते हैं। आए दिन सड़कों पर प्रशासन और ऑटो चालकों में टकराव बना रहता है। प्रशासन के लोगों ने नीली पीली लाइनें भी लगाई है कि ऑटो इसमें चलेंगे, मगर इन ऑटो वाले हमारे गरीब भाइयों को इस शहर में खड़ा होने के लिए कोई जगह नहीं है। हम इनको बाकायदा ऑटो स्टैंड का निर्माण करा कर देंगे, और यदि इन लोगों को अनावश्यक कोई प्रताड़ित करता है तो इस तरह की प्रताड़ना को रोकने का कार्य किया जाएगा। जैसा कि शर्मा जी आप पिछले दिनों से देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से देख रही है, नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी बनाने की खूब बड़े स्केल पर बंदरबाट होती रही है। अधिकारी कौन रहे कोई ना रहे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे शहर के लोगों को लूटा जा रहा है। यदि हमारा चेयरमैन चुना जाता है, हम आपके माध्यम से जींद की जनता से ये वायदा करते हैं, हर वार्ड के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए कैंप कराएंगे। हम किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए नगर परिषद में नहीं आने देंगे। ये हमारा
इस चुनाव का हमारे उम्मीदवार के लिए संगठन का ये घोषणा पत्र है। अब मैं आपसे 2-4 बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। हम लोगों ने राष्ट्रीय मानव विकास दल क्यों बनाना पड़ा? आज इसकी नेसेसिटी क्या होगी? प्रदेश के अंदर अनेक राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। केजरीवाल जी भी बाजार में आए हुए हैं, जो 5वीं क्लास से अंबेडकर की जीवन को पाठ्यक्रम के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। मगर एक बात कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं होता, ये वही केजरीवाल है। जब एम्स के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के बच्चों के आरक्षण के लिए इन्होंने अनशन किया था कि इस आरक्षण व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। आज मेरे समाज के लोगों की ताकत से हम ये बता देना चाहते हैं कि जो लोग हमें समेटना चाहते हैं, आज उन ताकतों को समेटने का समय आ गया। उन ताकतों को समेट के घर भेजने का कार्य ये संगठन अवश्य करेगा। देखिए शर्मा जी, बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार किसी भी विधानसभा के 15% सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में शरीक किया जाता है। हरियाणा के 90 विधायक है, 90 का 15% 13.5 बनता है। हरियाणा सरकार 14 लोगों को मंत्री बनाती है, जिसमें मुख्यमंत्री शरीक होता है। यदि मैं शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण की बात करूं, 20% हमारा आरक्षण के अंदर 2.8 मंत्री बनते हैं, जो 3 बनने चाहिए मगर बनाए 2 जाते हैं। यही बात हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ भी है। यदि मैं 27% आरक्षण की बात करूं, तो 14 मंत्रियों के अंदर 3.75 मंत्री बनते हैं, जो 4 बनने चाहिए। और आज इस मनोहर लाल सरकार ने बैकवर्ड क्लास का केवल 1 मंत्री बनाया हुआ है। मंत्रालय कितने दिए हुए हैं? 2। शेड्यूल्ड कास्ट के 2 मंत्रियों को कितने मंत्रालय दिए हुए हैं? 3। टोटल मंत्रालय 70 बनते हैं। यदि मैं आरक्षण की पॉलिसी पर बात करूं, यदि शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूं, तो 20% में हमारे 14 मंत्रालय है। मैं इस ईमानदार मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने 3 मंत्रालय दे दिए, 13 मंत्रालय हमारे कहाँ पर है? यदि मैं 27% बैकवर्ड क्लास के आरक्षण की बात करूं, 19 मंत्रालय हमारे आते हैं। आपने 2 मंत्रालय दे रखे हैं, 17 मंत्रालय कहाँ पर है हमारे? हरियाणा के अंदर 35 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही है। यदि मैं 47% आरक्षण की बात करूं, हमारे 17 वीसी बनते हैं, 17 वाइस चांसलर बनते हैं। मनोहर लाल जी, आप सेल ही बनाते रहोगे या हमारे लोगों से मंदिर बनवाते रहोगे? अधिकार भी दे दो इनको, 17 वीसी भी दे दो हमारे। जो लोकतंत्र की असली ताकत है, ये सारी की सारी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही हो, चाहे दुष्यंत चौटाला की सरकार में भागीदारी रही हो, ये समाज पूरी तरह से हाशिए पे रखा गया है। डायलॉग याद आ रहा है कि ये कोयले की खानें मालिकों के लिए सोना उगलती है, मगर हम मजदूरों के हिस्से में केवल राख आती है। आज ये दलित पिछड़ा समाज आज अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग पे पूरी तरह से खरा उतरता है। आज हमें दिया गया क्या है? और यदि जनता ने हमारा साथ दिया, ये जो जींद का चुनाव, जींद परिषद का चुनाव है, ये जींद परिषद का चुनाव तक हम अपने आप को समेटने वाले नहीं है, बल्कि हरियाणा की सत्ता से इन सामंतवादी ताकतों का बिस्तर गोल करके घर की तरफ भेजने का कार्य करेंगे। ऐसा तो नहीं है जो मतदान के दिन नजदीक आएंगे, तो आपके हाथ में तो मंत्री दिखाई दे रहे हैं, इधर बैठ दिखाई दे रहे हैं, दूसरों की गाड़ियों में बैठे मिले, कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए अतीत में जो उतारा है वही बात है। देखिए शर्मा जी, एक पत्रकार के नाते आपका सवाल बढ़िया हो सकता है। मैंने पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी का एक शेर सुना था, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। प्रयास तो करते हैं।
यदि इन लोगों ने अपनी जनरेशन को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का गुलाम बनाना, तो ये लोग बेशक आज चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि अपने आने वाली जनरेशन को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहती है और राज के अंदर भागीदारी बनाना चाहते हैं, जो ताकतें इनको तोड़ने का भी प्रयास करेगी, उन ताकतों को सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। और वो ताकतें आज हमारे समाज की ओर मुँह ताक रही है कि ये समाज हमें समर्थन देगा। और मैं आपसे ये भी वायदा करता हूँ, आज हमारी उम्मीदवार की डिक्लेरेशन के बाद देखना कि कई कैंडिडेट अपने फार्मों को वापस लेते हुए दिखाई देंगे। ये आप 6 तारीख को देख सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को ये अपना वोट बैंक समझते थे, आज वो वोट बैंक इस शहर के अंदर सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहा है। और जब कमज़ोर लोग लठ लेके खड़ा हो जाता है, मैं नहीं मानता उसको कोई तोड़ने के लिए कोई मजबूत ताकत खड़ी रह पाएगी। भाई जी